मैं इस साल 2009 में मणिपुर विश्वविद्यालय गई थी। 21 दिन रही वहाँ। उस वक़्त प्रोफेसर देवराज वहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने हमें एक दिन रतन श्याम जी से उनके नाट्य भवन में मिलवाया। प्रकृति कला के उस मंदिर में मानो नृत्य कर रही थी। कमल के फूलों से सजे बाग में पंछियों का कलरव भय रहित वातावरण में एक काव्य रच रहा था। 2 एकड़ की ज़मीन में उन्होंने कलाकारों के साथ अपनी एक दुनिया खड़ी कर रखी थी। यहीं पर सभी कलाकार रहते हैं, सब्जियां भी यही उगाते हैं और यही खाते हैं। एक थिएटर में 300 लोग बैठ सकते हैं। रतन श्याम जी से मिलने से पहले हमें एक नाटक दिखाया गया, चक्रव्यूह। महाभारत की अभिमन्यु चक्रव्यूह प्रवेश वाला प्रसंग को मणिपुर के तात्कालिक परिस्थिति को उजागर करने के उद्देश्य से खेला गया था। ये अर्जुन चक्रव्यूह भेदते हुए भीतर प्रवेश का तरीका बता रहे हैं। माता सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु ध्यान से सुन रहा है। चक्रव्यूह के भीतर अर्जुन प्रवेश हो गए हैं। माता धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रही है। चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका सुने बिना ही वो सो गई है और अर्जुन बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। शिशु पुकारता है, माता माता सोना मत, मुझे सुनना है। शिशु का माता की गर्भ में तड़पना पुकारना गहन पीड़ा उत्पन्न करता है और अचानक उस पौराणिक कथा का दृश्य बदल जाता है। मणिपुर का जर्जर होता शहर और गांव, उबड़ खाबड़ सड़कों गलियों में आधुनिक हथियारों से लैस फौजियों का चलना, लोगों का भागना दौड़ना, लाशों का गिरना, चीखना चिल्लाना और फौजियों की पदचापों से भय उत्पन्न करने वाला संगीत। एक तनाव सा माहौल पैदा हो जाता है। मणिपुरी लोगों के पूर्वज चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और सो गए। उनके सो जाने से उनकी संतानें अब मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही है। इसके पहले मैंने कभी इस तरह नाटक का विराट स्वरूप को जाना नहीं था। एक ही मंच पर रंग और संगीत, छाया और प्रकाश का अद्भुत खेल, नदी और उसका किनारा, किनारों पर खड़े पेड़ पौधे, लहरों और नीले आकाश का भ्रम उत्पन्न करते विशाल काय वस्त्र, पात्रों का आंगिक लय ताल, शब्दों का उच्चारण और उसका उतार चढ़ाव देखते ही बनता था। भाषा इतनी कलात्मक ढंग से भी नाच उठती है, ये मैंने उस वक्त पहली बार अनुभव किया। साहित्य में अनेक विधाएं होती है, नाटक, एकांकी, संस्मरण, कविता, कहानी इत्यादि सभी समाज और मनुष्य के संबंधों को ही प्रतिबिंबित करते हैं। समाज को ही केंद्र में रखा जाता है। समाज की कमियों को, विद्रूपताओं को सामने लाते हुए उसका समाधान का मार्ग दिखाते हैं। न्याय की रोशनी में किस तरह मनुष्यता को पहचाना जाए, इसके लिए ज़रूरी होता है अपने समय के महत्वपूर्ण मुद्दों को समाज के सामने ले आएं, समाज को सोचने पर मजबूर कर दें। रतन श्याम के नाटकों में ये सभी गुण मौजूद है। वो कभी भी हैं, उनका हृदय कविता में भी धड़कता है। रचनाएं मात्र पाठकों, दर्शकों अथवा श्रोताओं को ही मदद नहीं पहुंचाती, बल्कि रचनाकार स्वयं भी अपनी रचनाओं की मदद से अपनी आत्मा की विद्रूपताओं से मुक्ति का मार्ग खोजते हैं। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड ने एक साक्षात्कार में कहा था, मुझे जादुई कल्पनाओं में बहुत रुचि है। काश कि मैं एक जादूगर होता। जादू हमें इस बात का विश्वास दिलाती है कि एक बेहद ही सुंदर और अद्भुत दुनिया का निर्माण या कल्पना संभव है। सही है, रचनात्मकता इसी कल्पना का ही तो प्रत्यक्ष रूप है। एक ऐसा समाज निर्माण का सपना जहाँ न्याय हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, समता हो, समानता हो, सभी भयमुक्त हो, ईश्वरों और शैतानों के नाम से भी लोग मुक्त हों। कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भयमुक्त समतामूलक समाज का सपना देखा और कविता पर कविता रच डाला। रचनाएं कल्पनाओं की इसी जादुई दुनिया से ही तो पैदा होती है।
कला और साहित्य से भाषा का सौंदर्य, उसकी गहराई और उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रतनथ्यम ने एक साक्षात्कार में कहा था, भले ही हम अपनी ही भाषा में एक दूसरे से बातचीत करें तो भी कई तरह की दूरियां तो रहती ही हैं। यदि आप अपनी भाषा और कला को समझते हैं तो ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि तब आप जो नहीं कहा गया है उसे भी समझ सकते हो। और नाटक कलात्मक अभिव्यक्ति है। समाज में जो सीधा सीधा कहा नहीं गया है उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम। तब भाषा मात्र भाषा ही नहीं रह जाती, वो कुछ और अधिक गहरी हो जाती है। यदि भाषा ही मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम होती तो मैं कला को बीच में क्यों ले आता? मैं लिख देता और आपको थमा देता और कहता, लो पढ़ लो, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लिखित ही सब कुछ दे देता तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आपको गहन तरीके से अभिव्यक्त होना होता है, प्रभावी ढंग से बातों को सामने रखना होता है। इसीलिए कला अस्तित्व में आता है, और यह हमेशा सभी दर्शकों के लिए नहीं होता। ये एक सृजनशील कलाकार की आत्मसंतुष्टि के लिए भी होता है। ये अधिक ज़रूरी है कि आप सही ढंग से स्वयं को अभिव्यक्त कर पाया कि नहीं। रतनथ्यम भारत में ही नहीं विश्व में ख्यात रंगकर्मी हैं। उनको समझने के लिए धीरज और संयम चाहिए। मणिपुर में व्याप्त बेचैनी को समझना होगा, यहाँ के इतिहास को समझना होगा। बहुत सारी असहमतियाँ हो सकती है, किंतु संवाद से ही हल निकलेगा। एक सजग और श्रेष्ठ सर्जक इन बेचैनियों का आकलन जब करता है तो उसके मायने होते हैं। वो एक अशांत समय का रचनाकार है। उन्हें अपनी ज़मीन का नब्ज पता है। ब्रिटेन जैसे विकसित देश की सरकार और वहाँ की महारानी ने उन्हें अपनी नागरिकता प्रदान करने की इच्छा से कई बार पत्र लिखा, किंतु उन्होंने अपने हृदय की सूक्ष्म आवाज़ को ही सुनने का फैसला किया। उनको कला और साहित्य का महत्व पता है। वो जानते हैं कि मणिपुर को उनकी ज़रूरत है अधिक। भारत के विकसित शहर उनका स्वागत करता है। उन्हें हर वो सुविधाएं मिल सकती जिसकी कल्पना हर आदमी करता है। उन्होंने जार जार होता मणिपुर को ही में ही रहने को स्वीकार किया, और जगह जगह जा कर के यहाँ नाटक खेलना अब खतरे से खाली नहीं। इसके बावजूद रंगकर्मी की लो जलाए रखना अत्यंत जोखिम का काम है। यह है रतनथ्यम। प्रोफेसर देवराज मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कई वर्ष काम करते रहे हैं। उन्होंने मणिपुरी समाज और साहित्य को समझने का सफल प्रयास किया। कई सामाजिक आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। अपने एक आलेख मणिपुर हिंदी के रचनात्मक सरोकार में वो लिखते हैं, 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप अशांति तथा सांस्कृतिक संघर्ष का जो वातावरण निर्मित हुआ, उसके चलते भारत से बड़ी संख्या में सामान्य जनता ने इधर उधर पलायन किया। धर्म रक्षा के लिए चिंतित ब्राह्मणों और पुरोहितों की संख्या अधिक थी। वे अनेक स्थानों पर गए। उसी क्रम में वे मणिपुर भी आ गए। जो पहले आए थे उन्होंने अपने नाम के पूर्व अरिबम अर्थात प्राचीन, तथा बाद में जो आए उन्होंने अनोबम अर्थात नया शब्द जोड़ लिया। आगे चलकर अरिबम और अनोबम वंश नाम प्रति की भांति प्रयोग होने लगा। इन ब्राह्मणों ने मणिपुरी भाषा को सीख लिया और वे स्थानीय परिवेश का अंग बन गए। साथ ही उन्होंने अपनी मूल धार्मिक आस्थाओं व कर्मकांड का पालन भी अपने घरों में जारी रखा। अपनी भाषा हिंदी को भी बनाए रखा। इसी से मणिपुरी लोगों का हिंदी से परिचय हुआ होगा। भाषा के साथ सांस्कृतिक संपर्क की शुरुआत हुई। वैष्णव धर्म का प्रवेश इन्हीं के कारण हुआ। चूँकि धार्मिक कृत ब्राह्मणों ने संपन्न किया, इससे संस्कृत भाषा भी प्रवेश हो गई। 18वीं सदी के आते आते मणिपुर के मंदिरों में ब्रजबोली नाम से पदों का गायन होने लगा। ये पद मैथिल कोकिल विद्यापति के थे और इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का भी प्रचलन होने लगा। वो आगे लिखते हैं, प्रतीक व्याख्या तथा महाभारत आदि के विविध प्रमाणों के आधार पर
मणिपुरी संस्कृति को विशाल हिंदू संस्कृति की धारा का एक अंग सिद्ध किए जाने की परंपरा रही है। जब राष्ट्रीय एकता जैसी शब्दावली का बहुतायत से प्रयोग शुरू हुआ तो ऐतिहासिक से अधिक इन्हीं पौराणिक आधारों की छाया में भारत और मणिपुर के बीच एकत्व की भी खोज की जाने लगी। एक समय वह भी आया जब यह प्रयास अतिवाद की सीमाएं छूने लगा और प्राचीन मैतेई संस्कृति को एक स्वतंत्र इकाई मानने वालों में इसकी उतनी ही घोर प्रतिक्रिया भी हुई। उस समय 1972 में लिखित एक पुस्तक मणिपुरी संस्कृति में जो पंडित अतोम बाबू शर्मा जो प्रतीक व्याख्या है उसको ब्राह्मणवाद के आक्रमण के रूप में देखा गया। जाहिर है इस प्रदेश की नई पीढ़ी अपनी वास्तविक पहचान के लिए भी चिंतित अवश्य रहते होंगे। एक तरह का पीड़ा का अनुभव भी करते होंगे, इसीलिए इतिहास को खोजने का काम भी करते होंगे। यही कारण है कि प्रत्येक समाज की वर्तमान पीढ़ियों को किसी बड़ी संस्कृति अथवा धर्म में विलय हो जाने से पहले सतर्क होना चाहिए, क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों को उनके द्वारा निर्मित कर्मों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल संघर्ष होता है। भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से घिरा एक छोटा सा राज्य है मणिपुर। नृत्य कला, संगीत और युद्ध कलाओं के लिए विख्यात मणिपुरी नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। इस राज्य के भीतर और बाहर निरंतर एक द्वंद्व चल रहा है। हजार प्रश्न मुंह बाएं खड़ा है। रतनथ्याम कहते हैं, विज्ञान और तकनीकी विकास करने के बावजूद हम तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि हमारा आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्थाओं के बावजूद हिंसा और युद्ध बढ़ रहे हैं। मानव के भीतर बुरे गुण शांति और धैर्य जैसे अच्छे गुणों को पराजित करने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने कई नाटकों की रचना की और उनका सफल मंचन किया, जैसे उरुंगभंगम, कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित नाटक किंग ऑफ द डार्क चैम्बर इत्यादि। इनमें युद्ध, उसकी विभीषिका और महिलाओं की समस्याओं को केंद्र में रखा गया है। समस्याओं का हल वो रचनात्मक दृष्टि से खोजते हैं, इसीलिए उनके साहित्य और कलाओं पर अधिक से अधिक चर्चा किया जाना ज़रूरी है। मणिपुर को अशांत राज्य घोषित किया गया है। यहाँ अफसा कानून लागू है। 1947 में आज़ादी के समय इसे प्रिंसली स्टेट घोषित किया गया था और 1949 में इसे भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया। उस समय समझौता हुई थी भारत सरकार से कि यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति को तथाकथित मुख्य धारा में लाने के नाम पर उनकी पहचान नहीं छीने जाएंगे, उनसे ज़बरदस्ती नहीं की जाएंगी। लेकिन यहाँ के नागा आदिवासियों को हमेशा लगता है कि उस समझौता का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही है। यह राज्य भौगोलिक दृष्टि से जातीय और सांस्कृतिक दो भागों में बटा हुआ है। पहाड़ों में नागा आदिवासी लोग रहते हैं। इनमें बहुत लोगों ने अब ईसाई धर्म को अपना लिया है और जो आदिवासी आज भी अपनी पुरखा पहचान के साथ ही रहते हैं, उनके और इन ईसाइयों तथा हिंदुओं के बीच एक तरह का संघर्ष चलता रहता है। घाटी में रहने वाले लोगों में अधिकतर हिंदू है, जिन्हें मैतेई भी कहा जाता है, जो वैष्णवी हैं। इनकी संख्या अधिक है। सरकारी नौकरी में, नौकरशाही में, पुलिस में इन्हीं के लोग अधिक हैं। मणिपुर में हिंदी भाषा का विरोध भी लोग करते हैं। हिंदी फिल्मों पर भी रोक लगा रखी है। चूँकि मणिपुर पूर्ण रूप से आदिवासी राज्य नहीं है, अतः यहाँ इनर लाइन कानून भी लागू नहीं किया गया है। इसीलिए भी ये लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और मणिपुर से बाहर के लोगों से भी इनका संघर्ष चलता रहता है। मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये नहीं है कि बुरे लोगों द्वारा कमज़ोरों का उत्पीड़न हो रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात तब है जब अच्छे लोग ऐसी घटनाओं को देख करके खामोश रहने को ही स्वीकार करते हैं। यही बात रतनथ्याम अपनी तरह से कहते हैं। वो कहते हैं, आदिवासियों के जीवन को जब मैं अपने नाटकों में उतारने का प्रयास करता हूँ तो इस बात का ख्याल रखता हूँ कि उसमें किसी तरह का मात्र मनोरंजन अथवा दिखावटी का भाव ना आने पाए। व्यापारिक भाव से काम नहीं कर सकता मैं। उन्हें देखो और सुनो, वह अभी और इसी वक्त में जीते हैं, बिल्कुल प्रकृति की तरह।
यहीं से उनका साहित्य और कला जन्म ले रहा है। उनका नृत्य, गीत मनुष्य और प्रकृति के बीच का संवाद है। ये ज़रूरी है भौतिक विकास के इस दौर में आदमी अपनी जड़ों को न भूल जाए। सभ्यता के नाम पर प्रकृति और स्वभाव का दोहन जिस तरह से हो रहा है वो चिंताजनक है। हमारा संवाद प्रभावपूर्ण होना चाहिए ताकि संदेश तीर की तरह लग जाए। इसकी जिम्मेदारी रचनात्मक लोगों को लेना ही होगा। उन्होंने आदिवासी इलाकों में भी जाकर नाटकों का मंचन किया। आदिवासी कला और कलाकारों के लिए उन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया। प्रत्येक आदिवासी आंदोलनों को उन्होंने साथ दिया। एक त्यौहार है आदिबिंब नाम से उन्होंने मनाना भी शुरू किया। इसका उद्देश्य आदिवासी को समाज के मुख्य मंच पर लाना रहता है। इस त्यौहार में भिन्न भिन्न राज्यों के आदिवासी कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। आदिवासियों के दर्द और अन्य समाज, संस्कृति और धर्म के नाम पर सतत चलने वाले युद्ध को वो जानते हैं। इसी समझ से सृजनात्मकता जन्म लेती है। संवेदना की गहराई के बिना साहित्यकार, कलाकार अथवा विचारक कैसा। इस दृष्टि से मुझे ये रंगकर्मी बेहद प्रिय है। उन्होंने प्रत्येक पहलू को छूने का प्रयास किया। वंचित, उपेक्षित समाज के प्रति सदा संवेदनशील रहे। ये ज्ञात रहे कि कला और साहित्य का क्षेत्र उन लोगों के लिए है जो हमेशा प्यासे और खोजी हैं। रतनथम लोक साहित्य पर भी खूब रीझते हैं। इस पर वो कहते हैं, इसका दायरा बहुत ही विस्तृत है। इनमें मिथक, गीत, गुंजार सब कुछ शामिल है और ये सब मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मेरे लिए परंपरा का मतलब कोई मरी हुई चीज़ नहीं है। ये बहते हुए पानी की तरह है। ये हमारी सांस्कृतिक सभ्यता का वह रूप है जो अर्थहीन नहीं है। उसमें बहाव है, प्रसार है। इसमें देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सारे पहलू शामिल है। लोक परंपरा के गीतों में जो चित्रात्मकता है, गुंजार है, वो सब मेरे लिए बहुत रचनात्मक और कल्पनात्मक है। ये सब साहित्य के किसी भी रूप के महत्व को बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रतनथम थिएटर के चित्रकार हैं, रंगों के प्रति गहरे लगाव रखते हैं। वो कहते हैं, मेरे काम में रक्त जैसा लाल रंग सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्रत्येक नाटकों में स्थायी पृष्ठभूमि का उपयोग नहीं करता हूँ। प्रत्येक दृश्य के लिए भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि होती है जो दृश्य को भव्य बनाती है। मणिपुरी रंग जगत में उन्होंने अपना विशेष स्थान बनाया है जो अविकल्पनीय है। उनके नाटकों के कलाकार मार्शल आर्ट के सघन प्रशिक्षण प्राप्त लोग होते हैं। इससे उनके अंगिक सौष्ठव कौशल में प्रभाव उत्पन्न होता है। एक तरह का शारीरिक लयात्मकता देखने को मिलती है। उनके नाटकों की भाषा कलाकारों के संवाद में दिखाई देता है। पात्र उन्हें अपने अंगिक क्रियाकलापों के नृत्यमूलक गतियों के साथ प्रस्तुत करते हैं। संगीत का उपयोग भी बहुत ही कलात्मक ढंग से करते हैं। मणिपुरी भाषा में ही हमने चक्रव्यूह नाटक को देखा था। भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक एक चीज़ समझ में आ रही थी। ये एक श्रेष्ठ रंगकर्मी की पहचान है। कला के महत्व और सौंदर्य को मुझ जैसे नासमझ के मन के अंतरतम तक पहुंचाने वाले महान रंगकर्मी, उत्तर पूर्व का गौरव रतनथम को शत शत नमन।